अभी पार्ट 2 राजा किसान और नगर का पार्ट 3 हम आपसे डिस्कस करेंगे। आशा है आप पूरी रुचि के साथ इसे देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। दैविक राजा। देखिए, राजधर्म के नए नए सिद्धांत इस युग में विकसित हो रहे थे। उन्हीं में से एक सिद्धांत ये चल रहा था दैविक राजा का। तो दैविक राजा का क्या कॉन्सेप्ट था? राजा अपनी उच्च स्थिति को प्राप्त करने के लिए देवी देवताओं के साथ जुड़ते थे। देवी देवताओं के साथ जुड़ते थे क्योंकि राजा यदि अपने आप को सामान्य व्यक्ति दिखाएंगे तो फिर जनता उनका आदर कैसे करेगी? जनता उन्हें अपने बराबर समझेगी। इसलिए राजा अपनी उच्च स्थिति को दिखाने के लिए देवी देवताओं के साथ जुड़ते थे। सम्राट अशोक ने तो अपने अभिलेखों में देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी लिखवाया है। सम्राट अशोक ने भी अपने अभिलेखों में देवानाम प्रिय यानी देवताओं में प्रिय और प्रियदर्शी। प्रियदर्शी मीन्स अच्छा लगने वाला, दिखने वाला, प्रिय दिखने वाला, प्रियदर्शी। तो ये जो है शासक लोग अपनी अपनी जो है उपाधियां धारण करते थे, लेकिन सम्राट अशोक ने ऐसी उपाधि नहीं धारण की। फिर भी नाम से हट करके एक अलग उपाधि लेना और उसे बार बार लिखवाना, ये वह भी इसमें शामिल थे। अगला देखिए, कुषाण शासक अभिलेख साहित्यिक परंपराओं से प्राप्त इतिहास के आधार पर ऐसा पता चला है कि वो अपनी मूर्तियां देवस्थान में लगाते थे और अपने नाम के आगे देवपुत्र चीनी शासकों की तरह से लगाते थे। ये कुषाण जो थे ये चीन के यूची कबीले से आए थे और जहां आजकल पाकिस्तान का पेशावर है, उस समय इसका नाम पुरुषपुर था। यहाँ पर इन्होंने अपनी राजधानी बनाई और इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार मथुरा तक किया था। मथुरा भी इनके साम्राज्य के अधीन रहा इस काल में। तो मथुरा में एक माठ क्षेत्र है। उस माठ क्षेत्र में मंदिरों में कुषाण शासकों की मूर्तियां मिली हैं, जो इस बात को दिखाती है कि वे भी अपने आप को देवताओं के तुल्य मानते थे और ये चाहते थे कि देवताओं की तरह से ही हमारी जनता जो है हमारी पूजा करे। और दूसरा, मथुरा से कुषाणों के सबसे प्रतापी शासक कनिष्क की एक प्रतिमा मिली है, जिसका सिर किसी वजह से खंडित हो गया है। हाथ में तलवार है, खड़ी हुई आदम का प्रतिमा है, उसके नीचे कनिष्क लिखा हुआ है। ठीक, तो ये प्रतिमा मथुरा से प्राप्त हुई है। शासकों की और भी बहुत सी मूर्तियां मथुरा और उसके आसपास क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं। तो ये भी अपने आप को देवपुत्र कहते थे, क्योंकि ये चीन से आए थे और चीन के शासक भी अपने नाम के आगे देवपुत्र लगाते थे। तो कुषाण शासकों ने भी अपने नाम के आगे देवपुत्र लगाया। इन कुषाण शासकों में जो कुषाण राजा कनिष्क था, वो 78 यानी 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और गद्दी पर बैठने के साथ में ही उसने एक नया संवत चलाया, एक नया सन चलाया, एक नया एरा चलाया, जिसको शक एरा कहा गया। शक एरा, शक संवत कहा गया। और भारत सरकार ने इसी शक संवत को, जो 78 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था, अपना राष्ट्रीय कैलेंडर बनाया है। भारत सरकार का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो शक संवत है। तो वो शक संवत इसी कनिष्क के राजगद्दी पर बैठने के समय प्रारंभ हुआ था और यही जो है भारत सरकार ने इसे अपनाया। ये कनिष्क बाद में बौद्ध हो गया था। इसने जो प्राचीन काल में होने वाली बौद्धों की 4 संगीत थी, उसमें से चौथी संगीत इसने कश्मीर में कुंडल वन में करवाई थी। तो ये बौद्ध हो गया था और इसी के समय में जो है अश्वघोष जो है वो था, उसने बहुत सारी पुस्तकें लिखी। तक्षशिला के कुछ आचार्य भी इसके यहाँ पर वैद्य का काम करते थे और बहुत विद्वानों की सभा थी। ये काफी विद्वान व्यक्ति माना जाता था कुषाण राजा कनिष्क। तो इस कनिष्क ने भी अपने आप को देवपुत्र की उपाधि चीनी शासकों की तरह से लगाई थी। 4वीं सदी ईस्वी के
गुप्त साम्राज्य का इतिहास साहित्य, सिक्कों, अभिलेख और प्रशस्तियों से मालूम होता है। इन लोगों के यहाँ सामंती व्यवस्था थी। इन्होंने भी बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की, जिसमें समुद्रगुप्त को विभिन्न देवी देवताओं के तुल्य बताया गया है। तो चौथी सदी यानी 320 ईस्वी में उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने की है। श्रीगुप्त के बाद में उनका पुत्र समुद्रगुप्त आया। समुद्रगुप्त बड़ा महान शासक बताया जाता है, महान विजेता भी बताया जाता है। इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ये समुद्रगुप्त जो है, इसके दरबार में हरिसेन नाम का एक कवि रहता था, जो संस्कृत कवि ज्ञाता था। तो उसने सम्राट अशोक के इलाहाबाद के जो स्तंभ अभिलेख है इलाहाबाद में सम्राट अशोक का, उस स्तंभ अभिलेख पर इसने समुद्रगुप्त की विजय यात्राओं को संस्कृत में खुदवाया, जिसमें इसने बताया है कि सम्राट ने सुदूर दक्षिण तक विजय प्राप्त कर ली और उन लोगों का शासन जो है उनको छोड़ करके, उन्हें दे करके और वो वापस उत्तर आ गए। तो इसमें भी उनको विभिन्न देवताओं के तुल्य बताया गया था। और वैसे भी गुप्त साम्राज्य परम भट्टारक जैसी उपाधियां भी धारण करते थे। अब देखिए, जनता में राजा की क्या छवि थी, ये तो राजाओं ने बता दिया, लेकिन जनता जो है राजाओं को क्या मानती थी, जनता जो है उनको किस दृष्टि से देखती थी, वो देखिए। इतिहासकार राजाओं और प्रजा के मध्य संबंधों को लेकर जातक और पंचतंत्र जैसे ग्रंथों की कहानियों का उपयोग करते हैं। देखिए, पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा 5वीं सदी के आसपास लिखी गई और जातक कथाएं बौद्धों के ग्रंथ हैं, बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। तो इन सभी में बहुत सारी कथाएं होती थी और इन कथाओं में राजा और जनता के जो संबंध हैं उनके ऊपर भी आधारित होती थी। जनता राजा को क्या समझती है, जनता की नजर में राजा की क्या छवि है, ये भी उन कहानियों से जो है प्रतीत होता था। क्योंकि पहले तो ये कहानियां जनता में ऐसे ही मौखिक रूप से चलती रहती थी, लेकिन बाद में फिर इनको लेखनीबद्ध किया गया। इनमें से अनेक कथाओं के स्रोत मौखिक किस्से कहानी थे, मौखिक रूप से जो लोग आपस में एक दूसरे से कहते रहते हैं। लेकिन पहली सहस्राब्दी ईस्वी के मध्य में पाली भाषा में इन्हें लिपिबद्ध किया गया है, 5वीं सदी के आसपास। सहस्राब्दी का मतलब है 1000, शताब्दी का मतलब है 100। तो पहली सहस्राब्दी का मतलब है 1 से लेकर 1000 ईस्वी तक, और ईस्वी के मध्य का मतलब है 500 ईस्वी। तो पहली सहस्राब्दी का मतलब है 1000 वर्ष, और मध्य का मतलब हो गया 500 वर्ष। शताब्दी का मतलब है 100 वर्ष, मध्य शताब्दी का मतलब हो गया 50 वर्ष। तो इस तरह से ये शब्द जो इतिहास में प्रयोग आते हैं, इनको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो सहस्राब्दी ईस्वी के मध्य में पाली भाषा में इन्हें लिपिबद्ध किया। ये जो कहानी किस्से जो जनता में आम रूप से चलते रहते थे, इनको फिर लिपिबद्ध किया लेखकों ने और इनकी पुस्तकें बनवाई। उसी तरह से पंचतंत्र भी विष्णु शर्मा के द्वारा जो है लेखनीबद्ध की गई थी, और इसमें जो कहानियां कथाएं हैं पंचतंत्र में, ये सब मौखिक किस्से थे जो उस समय के समाज में चलते थे। गंधतेंदु जातक की एक कहानी में कुटिल राजा और प्रजा के मध्य संबंधों पर प्रकाश डाला है। ये जातक है गंधतेंदु, एक जातक कथा है, वो ग्रंथ है, ठीक है। उसमें भी एक कुटिल राजा और प्रजा के मध्य संबंधों पर प्रकाश डाला है। किस प्रकार शासक अपने राज को उसको बनने के लिए करों की मांग करते थे और जनता इससे बचने के लिए जंगल में भाग जाया करती थी, क्योंकि जनता के पास उतना उत्पादन नहीं होता था और राजा को कर अपना लेना ही होता था। उसके अधिकारियों की नियुक्ति ही इस बात के लिए होती थी, तो वो जो है कर लेते थे। जब वो कर लेने के लिए जनता के पास जाते थे, तो जनता जो है जंगल में भाग जाया करती थी, छिप जाया करती थी। आखिरकार करों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किसानों ने उपज बढ़ाने के तरीकों पर विचार किया और उपज बढ़ाने के तरीके जो है विकसित किए गए। तो ये जनता में राजा की छवि के ऊपर
आधारित कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगला देखिए, उपज बढ़ाने के तरीके, यानी 6ठी सदी ईसा पूर्व से 6ठी सदी ईस्वी तक, ठीक है, लगभग 1200 वर्ष का जो काल है, इस 1200 वर्ष के काल में उपज बढ़ाने के लिए किसानों ने क्या क्या किया। देखिए, करों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किसानों ने उपज बढ़ाने के कदम उठाए। क्या क्या कदम उठाए? भारी वर्षा के क्षेत्र, गंगा और कावेरी घाटियों के उर्वर क्षेत्रों की लोहे के फाल वाले हलों के माध्यम से जुताई की जाने लगी, क्योंकि आपको पता है कि लोहे का ज्ञान इन समय लोगों को हो चुका था। इसलिए ये गंगा और कावेरी घाटियों का क्षेत्र उर्वर उर्वर क्षेत्र था, उपजाऊ क्षेत्र था। तो इस उपजाऊ क्षेत्र में लोहे का फाल लगा करके वहां की जमीन की जुताई की गई और एक अच्छा उत्पादन वहां से लिया गया। उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में किसानों ने खेती के लिए कुदाल का उपयोग किया, क्योंकि ये पर्वतीय ढलान थे। इन पर्वतीय ढलानों पर ज्यादातर कुदाल के द्वारा खेती की गई। कुदाल से जमीन को फोड़ा गया और उसमें सीड डाला गया और कुदाल के द्वारा खेती की गई इन क्षेत्रों में। कुआं, तालाब और नहरों के माध्यम से सिंचाई करने की व्यवस्था की गई, जिसमें व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से सिंचाई के साधन निर्मित किए गए। कुआं, तालाब और नहर, क्योंकि फसल, आप जानते हो, फसल को तो सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो सिंचाई की व्यवस्था भी की गई। और सिंचाई की जो व्यवस्था थी उसमें व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह की व्यवस्थाएं नजर आती हैं। अगला, व्यक्तिगत तौर पर सिंचाई साधन निर्मित करने वाले लोग राजा या प्रभावशाली व्यक्ति थे, क्योंकि जो अपने व्यक्तिगत सिंचाई के साधन बनाता है उसके लिए तो धन की आवश्यकता है, और धन तो धनी व्यक्ति ही खर्च कर सकता है। इसलिए राजा या प्रभावशाली व्यक्ति अपने व्यक्तिगत सिंचाई के साधन निर्मित करते थे, जिन्होंने अपने कामों का उल्लेख अभिलेखों में किया, और अभिलेखों में वो इस बात को लिखवाते थे। जैसे पुष्यगुप्त द्वारा सुदर्शन झील की मरम्मत। ये पुष्यगुप्त जो है चंद्रगुप्त मौर्य के एक सरदार थे, जो गुजरात क्षेत्र के सरदार थे, और इन्होंने गुजरात की सूखा को देखते हुए वहां पर एक सुदर्शन झील बनवाई थी, जिससे कि वहां पानी का भंडारण किया जा सके और उस झील के पानी से वहां के किसान जो है अपने खेतों की सिंचाई कर सके। अब जो खेती में उपज बढ़ने लगी, तो जो ग्रामीण समाज था उसमें भी अब विभिन्न वर्ग बनने लगे। ठीक है, तो ग्रामीण समाज में जो विभिन्न वर्ग बने उनके बारे में देखिए। नई तकनीक से उपज बढ़ने से खेती से जुड़े लोगों में तुरंत भेद बढ़ता गया, जिससे उनमें समानता नहीं रही। अब जिनके पास कृषि क्षेत्र ज्यादा था वो लोग ज्यादा उत्पादन करने लगे, ज्यादा पैदावार उनके यहाँ होने लगी और वो ज्यादा धनी होते चले गए। इसके विपरीत जो मजदूर लोग थे वो मजदूर ही बने रहे। तो इस तरीके से ग्रामीण समाज में अब भेद बढ़ता चला जा रहा था। अगला, बौद्ध कथाओं में भूमिहीन, खेती श्रमिक, छोटे किसानों, बड़े जमींदारों के लिए गृहपति, पाली भाषा के शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक, गृहपति कहते हैं घर का मालिक, जो घर का मालिक होता था उसको गृहपति कहते थे। तो ये भूमिहीन, खेती श्रमिक, छोटे किसान और बड़े जमींदारों के लिए गृहपति शब्द का प्रयोग होता था। ठीक है, अगला, बड़े जमींदार और वंशानुगत पद ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान उस समय जो होता था वो एक वंशानुगत पद होता था। ठीक है, यानी पिता के बाद पुत्र फिर ग्राम प्रधान बनता था। तो ये किसानों पर, अपने अपने क्षेत्र के किसानों पर नियंत्रण करते थे और वहां से ये कर इकट्ठा करते थे और विभिन्न वस्तुएं इकट्ठा करते थे और उसको राजा के पास भेजते थे। तमिल संगम साहित्य में भी गांव के विभिन्न वर्ग जैसे बेल्लालर, तो तमिल जो साहित्य है, जो संगम साहित्य है, उसमें भी इस तरह के ग्रामीण समाज के विभेद नजर आते हैं। जो बड़े किसान होते थे, उत्तर भारत में तो उन्हें जमींदार कहते थे, लेकिन दक्षिण भारत में तमिल साहित्य में उसे बेल्लालर कहते थे। और जो केवल हल जोतने का काम करते थे, छोटे किसान होते थे, उनको उल्वर कहते थे तमिल भाषा में, उल्वर। और जो इनके साथ में काम करते थे
उनको अणिमयी कहते थे। अणिमयी तो दास जो थे उनको अणिमयी कहा जाता था। तो ये जो भिन्नता ग्रामीण समाज में जो हो गई थी, ये भूमि के स्वामित्व, श्रम और नई प्रौद्योगिकी के उपयोग करने के कारण थी। भूमि के स्वामित्व, अब भूमि में पैदावार होने लग गई, तो जो भूमि का जो स्वामित्व था, यानी जिसके पास जितनी अधिक भूमि होगी वो उतना ही अधिक बड़ा आदमी बन गया। विधि ग्रंथों में भी भूमि का स्वामित्व अधिक चर्चित एवं महत्वपूर्ण हो गया। विधि ग्रंथ यानी कानून के ग्रंथों में भी, क्योंकि अब भूमि के ऊपर विवाद भी होने लगे, लड़ाई झगड़े भी होने लगे, तो इन लड़ाई झगड़ों का निपटारा करने के लिए कानूनों का प्रयोग होता था। इसलिए जो विधि ग्रंथ होते थे उनमें भी अब जमीन के लिए, भूमि के लिए और अब कानून बनाए जाने लगे थे, तो उसमें भी अब इनकी चर्चा होने लग गई थी। अब देखिए भूमिदान, भूमिदान और उसके प्रमाण देखिए, अब भूमिदान में भी दी जाने लगी। देखिए, आरंभिक सदियों से भूमिदान के प्रमाण पत्थरों और अधिकांश ताम्र पत्रों पर खुदे अभिलेखों के रूप में है। तो अभिलेख ज्यादातर या तो पत्थर पर होते हैं या ताम्र पत्थरों पर होते हैं, ठीक है। तो उनमें भूमिदान के अभिलेख इस तरह के बहुत मिले हैं, जो इस बात को बताते हैं कि ये प्राचीन काल से ही किया जाता रहा था। संस्कृत अभिलेखों के अनुसार भूमिदान धार्मिक संस्थाओं और ब्राह्मणों को दिए जाते थे। जो धर्मशास्त्र थे, ब्राह्मणों ने जो धर्मशास्त्र लिखे, उसमें उन्होंने भूमिदान के लिए दो ही लोगों को, या तो जो धार्मिक संस्थाएं हैं उन्हें भूमिदान दी जाए, या फिर ब्राह्मणों को भूमिदान दी जाए। इस तरह का धर्मशास्त्रों में वर्णन था। 7वीं शताब्दी के बाद के अभिलेख कुछ संस्कृत और तमिल और तेलुगु भाषा में है, और 7वीं सदी के बाद के जो अभिलेख हैं भूमिदान के, वो 3 भाषाओं में है। उत्तर में संस्कृत और मध्य पूर्व में तेलुगु और दक्षिण भारत में तमिल भाषा। तो इन तमिल भाषाओं में लिखे हुए बहुत सारे अभिलेख जो है मिले हैं, जो इस बात को बताते हैं कि भूमिदान जो है हर स्थान पर, हर जगह पर होता रहता था। धर्मशास्त्रों के अनुसार महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था, लेकिन प्रभावती गुप्ता, जो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्र थी, ने बाकाटक राज्य की स्वामी बनकर दगुन गांव के आचार्य चनाल स्वामी को भूमिदान दिया था, जो अग्रहार भी कहे गए। तो धर्मशास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि स्त्री जो है भूमि की स्वामिनी नहीं हो सकती। लेकिन इसके विपरीत यहाँ ये देखा गया है कि एक बाकाटक राज्य था जो गुप्तों के समकालीन था। तो गुप्त राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह बाकाटक वंश में किया था, और वहां किसी कारण से प्रभावती गुप्ता शासक बन गई। तो प्रभावती गुप्ता ने अपने यहाँ एक कर्मकांड करवाया, कोई प्रोग्राम करवाया, जिसमें दगुन गांव से एक आचार्य चनाल स्वामी थे, उनको बुलाया गया। जब उन्होंने वो कार्यक्रम पूरा कर दिया तो उनको भूमि दान की गई। उस तरह का अभिलेख एक मिलता है, ठीक है। और उस समय जो ब्राह्मण भूमि दान पाते थे उन्हें अग्रहार कहा जाता था, ठीक है। और इस भूमि को ब्रह्मदेय कहा जाता था। तो इस तरह से ये जो है इसमें वर्णन मिलता है प्रभावती गुप्ता का कि उसने चनाल स्वामी को भूमि दान में दी थी। प्रभावती गुप्ता के उदाहरण से पता चलता है कि धर्मशास्त्रों को हर स्थान पर समान रूप से लागू नहीं किया जाता था। तो धर्मशास्त्रों के जो नियम कानून थे कि स्त्री जो है भूमि की स्वामिनी नहीं हो सकती, वो प्रभावती गुप्ता का जो दानात्मक अभिलेख है वो इस बात के विपरीत है। तो ये दिखाता है कि हर जगह पर ब्रह्मशास्त्रों का उपयोग नहीं होता था। अर्थात जो शक्तिशाली लोग होते थे, जो ऊंचे वर्ग के लोग होते थे, वो धर्मशास्त्रों को अपनी इच्छा के अनुसार चलाते थे, और जबकि जो कमजोर वर्ग के लोग होते थे उनके ऊपर ये थोपा जाता था। ग्रामीण प्रजा में ब्राह्मण और किसान शासक व उनके प्रतिनिधियों को कई प्रकार की वस्तुएं प्रदान करते थे, और गांव के नए प्रधानों की आज्ञा पालन करते हुए अपना कर भुगतान वो नहीं करते थे। ग्रामीण समाज में ब्राह्मण और किसान, ब्राह्मण भी और किसान भी, शासक को बहुत सारी वस्तुएं
जो भी उनके पास उपलब्ध होती थी वो उन्हें प्रदान करते थे, और वो गांव से भी इकट्ठा करते थे अपने गांव से, और उसे शासकों तक पहुंचाते थे। इस तरह की व्यवस्था थी। अगला, भूमिदान में छोटे छोटे टुकड़े और बड़े बड़े क्षेत्र दिए जाते थे, जहां लोगों के अधिकार, नियमों और क्षेत्र अनुसार अलग अलग थे। भूमिदान में छोटे छोटे भूमि के टुकड़े भी दिए जाते थे, बड़े भूमि के टुकड़े भी दिए जाते थे। ठीक है। और लोगों के अधिकार, नियम क्षेत्र के अनुसार अलग अलग होते थे, क्षेत्र और समय के अनुसार। यानी जो भूमिदान दिया जाता था उसकी जो शर्तें होती थी वो प्राचीन काल से आज तक एक जैसी नहीं थी। उनके नियम कानून, उनकी शर्तें बदलती रहती थी, और क्षेत्र विशेष में भी बदलती रहती थी। तो भूमिदान के जो अभिलेख हैं उनमें समय और स्थान के अनुसार जो है शर्तें बदलती रहती थी। इतिहासकार मानते हैं कि भूमिदान नए कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए, अपनी दुर्बल होती हुई राजनीतिक प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए राजा लोग करते थे। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि भूमिदान के पीछे राजाओं का अपना एक स्वार्थ होता था। पहला स्वार्थ तो वो होता था कि जो भूमि उपज के लिए प्रयोग नहीं की जाती थी उसे प्रयोग करने हेतु उस क्षेत्र को भूमिदान में दिया जाता था। तो ये राजाओं का राजाओं का एक स्वार्थ था कि उससे ज्यादा कर मिलेगा और क्षेत्र का भी विकास होगा। तो इस एक तो ये दृष्टिकोण था, इतिहासकारों का ऐसा मानना है। दूसरा दृष्टिकोण ऐसा था कि जो राजा दान करता था उसे बड़ा शक्तिशाली और दानवीर शासक माना जाता था। ठीक है, इसलिए भी राजा लोग जो है दान करते थे। भूमिदान द्वारा राजा लोग अपने ढीले ढाले नियंत्रण को शक्ति के रूप में प्रदर्शित करने के लिए और स्वयं को उत्कृष्ट स्तर का मानव दिखाने के लिए करते थे। जब वो भूमिदान करते थे तो जो जनता है वो उससे काफी प्रभावित होती थी कि राजा ने भूमिदान किया है, तो उनका जो ढीला ढाला नेतृत्व है उसमें उन्हें शक्ति मिलती थी, और शक्ति के साथ साथ वे स्वयं को भी उत्कृष्ट स्तर का, अपने आप को दानवीर कहलाते थे, तो अपने आप को जो है उत्कृष्ट स्तर का दिखाने के लिए भी भूमिदान किया करते थे। अब देखिए, नगर एवं व्यापार, इस काल के नगर और व्यापार, तो इस पर देखिए, इस काल के सभी नगर महाजनपदों की राजधानियां थे और वे संचार मार्गों के किनारे बसे हुए थे। तो सभी नगर जो थे इस काल के वो ज्यादातर महाजनपदों की राजधानी थे, लेकिन इसके विपरीत और भी नगर थे, जैसे बंदरगाह नगर भी थे, व्यापारिक नगर भी थे, धार्मिक नगर भी थे, धार्मिक और सांस्कृतिक नगर भी थे जो राजधानियों से अलग थे। तो इस तरह से नगरीकरण यहाँ पर व्यापक स्तर पर था, और ये जो नगर थे वो ज्यादातर संचार मार्गों के किनारे बसे हुए थे। या था ऐसा था, या संचार मार्ग इनके पास ही होकर के निकाले गए थे, जिससे ये जो है रास्ते में पड़े। ठीक है, और नदी किनारे बसा था। और उज्जैनी, अब देखिए इसमें और उज्जैनी स्थल मार्ग के किनारे था, और पुहार समुद्र तट पर था। ठीक है, तो उज्जैनी जो है स्थल मार्ग पर, मैंने आपको बताया था, उज्जैनी जो है उत्तर से दक्षिण भारत के जो मार्ग था उसके किनारे बसा हुआ था। पुहार एक बंदरगाह, समुद्री बंदरगाह नगर था। ठीक है, और मथुरा जो है वो व्यावसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधि का केंद्र था। ये कोई राजधानी नहीं थे, ये महाजनपदों की राजधानी नहीं थे, लेकिन फिर भी ये नगर थे। नगरों में उत्पादकों, व्यापारियों की संघ श्रेणी कहते थे, कच्चा माल खरीदती थी और तैयार माल बेचती थी। हर प्रकार के शिल्पकार नगर में मौजूद रहते थे और वो एक ही जगह पर एकत्रित रहते थे, तो उनके उस स्थान को उनकी श्रेणी कहा जाता था। जैसे सोने का काम करने वाले स्वर्णकार, तो वो एक ही साथ रहते, खाते, पीते थे, और एक ही साथ उनके आपस में व्यापार संबंध होते थे। कच्चा माल या तो व्यक्तिगत रूप से लेने जाते थे या सामूहिक रूप से लेने जाते थे, और तैयार माल को भी वो व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरीके से बाजारों में ले जाकर के बेचते थे। तो ये जो श्रेणी होती थी, विभिन्न शिल्पकारों की जो श्रेणी होती थी, इनका एक प्रधान भी होता था। ठीक है, जो उन सबके
मामलों को राजा के सामने रखता था और राजा से बहुत सारी सहूलियतें प्राप्त करता था और अपनी तरफ से उन्हें कर भी देता था। तो ये श्रेणी व्यवस्था जो है, हर शिल्प कार्य की एक श्रेणी व्यवस्था नगरों में होती थी और वही श्रेणी व्यवस्था आगे आगे चल के फिर जातियों में भी बदल गई। शासक समुद्र की बंदरगाहों से अरब सागर से होते हुए उत्तर अफ्रीका, पश्चिम एशिया, बंगाली की खाड़ी से चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार करने वाले व्यापारियों सुरक्षा के बदले में धन लेते थे। अब देखिए, भारत के दोनों तरफ आप देखें, एक तरफ अरब सागर है, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी है, तो समुद्री व्यापार भी होता था। और बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पूर्व एशिया के जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, थाईलैंड और वियतनाम, इन क्षेत्रों से होते हुए चीन की तरफ जाते थे व्यापारी लोग, तो उस साइड में भी व्यापार होता था। और दूसरा, अरब सागर से उत्तरी अफ्रीका और यहाँ तक के रोमन साम्राज्य तक भी व्यापारी लोग जाते थे, तो उस क्षेत्र में भी व्यापार होता था। तो इसके बदले में राजा लोग उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराते थे और सुरक्षा के बदले में वो उनसे धन लेते थे। और ये जो समुद्री व्यापार था, ये काफी लाभप्रद माना जाता था, लेकिन ये जोखिम भरा भी होता था, क्योंकि समुद्र में यात्रा करने वाले, कभी भी तूफान आ सकता है समुद्र में, उनके जलयान डूब सकते हैं, उनके जलयान रास्ता भटक सकते हैं, या जो समुद्री लुटेरे होते थे वो भी उन्हें लूट सकते थे। तो ये जोखिम भी था समुद्री यात्रा में, लेकिन इसके विपरीत इसमें मुनाफा लाभ बहुत होता था। समुद्री यात्रा खतरनाक तो थी, लेकिन लाभदायक भी बहुत होती थी। तमिल भाषा में धनी व्यापारियों को मसथुबन और प्राकृत में साथवा या सेट्टी बोलते थे। जो धनी व्यापारी होते थे, तमिल में उन्हें मसथुबन कहा जाता था, मसथुबन, और प्राकृत भाषा में उन्हें सेट्टी कहा जाता था, साथवा या सेट्टी कहा जाता था। तो आप देखिए कि सेट्टी भी आज सेठ हो गए हैं। आज भी जो धनी व्यापारी होता है उसको लोग सेठ जी कहते हैं। तो ये सेठ जो है सेट्टी शब्द से ही बना था। बहुत सी वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जाती थी, जैसे नमक, अनाज, कपड़े, धात्विक खनिज और तैयार सामान। लेकिन कीमती पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटियां, मसाले, काली मिर्च और कपड़े, यह सभी सामान अरब सागर से भूमध्य सागर रोमन साम्राज्य के लिए भी ले जाया जाता था, क्योंकि दक्षिण भारत में बहुत सारे रोमन साम्राज्य के सिक्के मिले हैं, बहुत सारे रोमन साम्राज्य के सिक्के मिले। तो वहां से कहां से आ गए? तो वो वहां व्यापारियों के द्वारा ही लाए गए थे। ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि दक्षिण भारत से बहुत सारी चीजों का, जैसे काली मिर्च है, इसमें काली मिर्च का, और जो लकड़ी होती थी चंदन वगैरह की लकड़ी, उसका भी, ठीक, मसालों का भी, ये रोमन साम्राज्य के लिए निर्यात होता था बड़े स्तर पर। तो इस तरह का व्यापारिक जो है ऑर्गेनाइजेशन था भारत का प्राचीन काल में भी। अगला देखिए, जो भारतीय इतिहास है उसमें सिक्कों की क्या भूमिका है। जो सिक्के चलते थे विभिन्न राजाओं के द्वारा, उन सिक्कों की क्या भूमिका है। सिक्कों के प्रचलन से व्यापार में विनिमय आसान हो गया। चांदी और तांबे के आज सिक्के सबसे पहले ढाले गए और प्रयोग में आए। सिक्कों के प्रचलन से विनिमय आसान हो गया। पहले जो व्यापार में वस्तुओं की अदला बदली होती थी, एक तरफ से अपना उत्पादन लाद के ले जाओ, फिर दूसरी तरफ से दूसरा उत्पादन लेकर के आओ, तो इसमें परिवहन जो है बहुत ज्यादा लगता था और मुनाफा कम होता था। लेकिन मुद्रा के चलने से, सिक्कों के चलने से ये लाभ हुआ कि अब अपना उत्पादन उन सिक्कों से बेच दो और दूसरा उत्पादन वहां से उन सिक्कों से खरीद लो। तो विनिमय जो है बहुत आसान हो गया था। और सबसे पहले जो सिक्के बनाए गए वो आहत सिक्के थे। आहत सिक्के कहते हैं जो सिक्के दबा करके बनाए जाते थे। सिक्के बनाने की दो प्रक्रिया थी, एक तो ढालने का, गला करके ढाला जाए, और दूसरा जो धातु के टुकड़े होते थे उनको प्रेसिंग मशीन के नीचे लेकर के उन पर चिन्ह बनाए जाते थे। तो इस तरह का उनको आहत सिक्के कहा जाता था। ये आहत सिक्के तांबे और चांदी के सबसे पहले बने थे। शासकों की प्रतिमा नाम के साथ साथ सबसे पहले सिक्के पश्चिमोत्तर क्षेत्र के हिंदू यूनानी शासकों ने जारी किए। जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र, जहां अफगानिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान का पश्चिमी क्षेत्र है, अफगानिस्तान है, इस क्षेत्र में हिंदू यूनानी शासक राज्य करते थे।
तो इन हिंदू यूनानी शासकों ने सबसे पहले सिक्के जारी किए थे, ठीक है। और उसमें वो अपनी प्रतिमा भी बनवाते थे और अपना नाम भी लिखवाते थे उस सिक्कों के ऊपर। आज सिक्कों पर बने प्रतीक मौर्य वंश के शासकों के साथ साथ व्यापारी और धनपतियों की जानकारी भी देते हैं। तो मौर्य वंश में आहत सिक्के चले थे, ठीक है। उनमें कई प्रकार के चिन्ह होते थे, ठीक है। उसमें शासक का चिन्ह नहीं होता था, बल्कि कई प्रकार के धार्मिक चित्र उस पर होते थे, ठीक है। तो ये वहाँ के शासक के बारे में और धनी व्यापारियों के बारे में भी बताते थे। कुषाण शासकों ने सबसे पहले ईरान के पार्थियन शासकों और रोमन साम्राज्य की भांति आकार और वजन के सोने के सिक्के जारी किए। कुषाण शासकों ने भी ईरान के पार्थियन शासकों की तरह से और रोमन साम्राज्य के सम्राटों की तरह से उन्होंने सोने के सिक्के जारी किए, कुषाण शासकों ने, ठीक है। और उसमें उन्होंने अपनी प्रतिमाएं बनवाई और लिखवाया भी, और उनका वजन और आकार जो है उन्हीं की तरह से उन्हीं के समान रखा, जो रोमन साम्राज्य के सिक्के थे उनके समान। दक्षिण भारत के पुराने स्थलों से बड़ी संख्या में रोमन सिक्के रोमन साम्राज्य से व्यापार संबंधों को बताते हैं। तो दक्षिण भारत में बड़ी संख्या में जो रोमन साम्राज्य के सिक्के मिले हैं वो ये बताते हैं कि दक्षिण भारत से मसालों का, काली मिर्च का, चंदन की लकड़ी का और भी बहुत सारे उत्पादनों का रोमन साम्राज्य के लिए निर्यात होता था, वहां से व्यापार होता था। पंजाब और हरियाणा के योध्या राज्यों ने भी तांबे के सिक्के जारी किए जो उनकी व्यापार में रुचि को दिखाते हैं। इनके द्वारा भी, योध्या शासकों के द्वारा भी जो है तांबे के सिक्के जारी किए गए थे। गुप्त शासकों ने उत्तम कोटि के सोने से प्रयुक्त सिक्के जारी किए, लेकिन 6ठी सदी से विशेष सोने के सिक्के मिलने कम हो गए, शायद प्रचलन के कारण संग्रह करके नहीं रखे गए थे। तो जो गुप्त सम्राट थे उन्होंने भी सोने के सिक्के जारी किए, लेकिन इनका सोना सबसे अधिक शुद्ध माना जाता था। और 6ठी सदी में बताते हैं कि 6ठी सदी के बाद में ये सिक्के जो है मिलने कम हो गए। तो इतिहासकार उसके दो कारण बताते हैं। या तो वो बताते हैं कि राजा के खजाने में सोने की मात्रा कम हो गई, या फिर ये इतने प्रचलन में आ गए कि कहीं पर इनको संचय करके नहीं रखा गया, जो इतिहासकारों को नहीं मिले। तो ये दोनों ही कारण इसके कम होने के हो सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि हिंदू यूनानी शासकों ने सिक्के जारी किए, मौर्यों ने जारी किए और कुषाण शासकों ने जारी किए, ठीक है। और इसके बाद योध्या राज्यों ने भी जारी किए और गुप्त शासकों ने भी सिक्के जारी किए। तो सिक्कों से व्यापार विनिमय में बहुत बड़ा लाभ हुआ। अब देखिए ये सिक्के हैं, ये हिंदू यूनानी शासकों के सिक्के हैं। ये हिंदू यूनानी शासक की प्रतिमा है और उसके आसपास उसका नाम लिखा हुआ है। ये दूसरा हिस्सा है उसका। अब देखिए ये गुप्त सिक्का है, इसके रंग को देख करके ही पता चल रहा है कि ये शुद्ध सोने का है, ठीक है। इसमें जो सम्राट लोग हैं उनकी प्रतिमाएं हैं बैठे हुए की, ये बैठे हुए सम्राट लोगों को दिखाया गया है इसमें। ये देखिए ये कुषाण सिक्का है, इसमें कुषाण शासकों को खड़ी अवस्था में दिखाया गया है। ये मौर्यों का पंचमार्क सिक्का है, आहत सिक्का है। इसमें देखिए चिन्ह बनाए गए हैं अलग अलग, तो ये ठोक करके बनाए गए हैं चिन्ह जो है, ये मौर्यों का था। और ये योध्या शासकों का तांबे का सिक्का था, ठीक है। अब देखो जो अभिलेख है, क्योंकि इतिहास में बहुत बड़ी भूमिका जो है अभिलेख साक्ष्यों की रही है। तो अभिलेख साक्ष्यों की सीमाएं क्या हैं, उनकी लिमिटेशंस क्या हैं, वो देखिए आप इसमें। अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाना, जिससे पढ़ पाना मुश्किल होता था। अब पत्थर एक मजबूत जगह तो होती है, वहां खुदाई करके लिखा जाता है। तो खुदाई में बहुत ज्यादा गहरा उन्हें नहीं किया जाता था, वो उथले ही रहते थे, ठीक है। और समय के हिसाब से वो उनकी ऊपरी परत जो है घिसती रहती थी, तो उसके जो अक्षर है वो काफी उथले हो जाते थे, फिर उनका अर्थ निकालना मुश्किल हो जाता था। दूसरा, अभिलेख नष्ट भी हो सकते थे, इससे अक्षर लुप्त हो जाते थे। जैसे अभिलेख है, अभिलेख आंधी पानी तूफान में खड़ा हुआ है, हजारों वर्ष से खड़ा हुआ है,
उसके ऊपर ओलापात भी हो रहा है, आंधी तूफान के पत्थर भी उससे आके टकरा रहे हैं, तो उसके कुछ हिस्से टूट जाते थे और टूट जाने से वहां के अक्षर जो है गायब हो जाते थे। ठीक है, तो उनको पढ़ पढ़ पाकर उनको पढ़ करके फिर उनका अर्थ निकालना मुश्किल हो जाता था। अभिलेखों के शब्दों के वास्तविक अर्थ के बारे में पूर्ण रूप से जान पाना सरल नहीं होता था, क्योंकि कुछ अर्थ विशेष स्थान या विशेष समय से संबंधित होते थे। जैसा मैंने अभी कहा था कि जो भूमिदान के अभिलेख थे उनमें भी ये समस्याएं थी कि वो क्षेत्र और समय के हिसाब से जो भाषा उन पे लिखी गई है उसके अर्थ अलग अलग होते थे। तो उसे आज के इतिहासकारों के द्वारा समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, बहुत से अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं गए और उनके अनुवाद भी नहीं हुए हैं। उनमें जो भाषाएं लिखी गई हैं कुछ स्थानीय भाषाएं हो सकती हैं, तो उनके अनुवाद भी अभी तक नहीं हुए हैं और पढ़े भी नहीं गए हैं। तो ये भी अभिलेख साक्ष्यों की एक सीमा है। अगला, बहुत सारे अभिलेख समय के हिसाब से सुरक्षित नहीं बच पाए हैं, क्योंकि अब हजारों वर्ष पहले, 1000-2000 वर्ष पहले किसी शासक ने कभी अभिलेख बनवाया, कहीं दबवाया, कहीं लगवाया उसको, तो उससे छेड़खानी होती रही हर हर काल विशेष में, तो वो जो है सुरक्षित नहीं बच पाए। अभिलेखों में राजनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मानने वाली बातें प्राय अंकित नहीं की जाती थी। उसमें जो शासक अभिलेख बनवाता था वो प्राय अपने से संबंधित बातों को ही उसमें लिखवाता था। इसलिए सामाजिक जीवन के बारे में और समाज के आर्थिक जीवन के बारे में जानकारी अभिलेखों से नहीं मिलती थी। अभिलेख हमेशा उन्हीं व्यक्तियों के ऊपर विचार व्यक्त करते थे जो बनवाते थे। तो एक तरह से अभिलेख केवल वंशावली बनाने के लिए ही प्रयुक्त होते थे, या एक दो गतिविधि जो राजा के द्वारा की गई उसमें वर्णित होती थी, उसी से इतिहासकार जो है व्याख्या करते थे और इतिहास का निर्माण करते थे। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब देखिए, ये अशोक का महाशिलालेख है जो बड़े पत्थर को चिकना करके उस पर खुदवाया गया है, ये आप देख सकते हैं। अब ये आंधी पानी तूफान में ऐसे ही खड़ा हुआ है। इसके ऊपर मान लो ओलावृष्टि होती है, कोई बड़ा पत्थर का टुकड़ा आके टकराता है, तो कहीं से भी पत्थर ये टूट सकता है और टूट जाएगा तो वहां के अक्षर भी लुप्त हो जाएंगे, तो इसका अर्थ निकाल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये ताम्र अभिलेख हैं जो दक्षिण भारत के हैं। ये ताम्र पत्रों पर लिखे हुए हैं। इन्हें इस तरह से पत्र बनाए जाते थे तांबे के, उन पर लिखा जाता था, फिर इस तरह से उन्हें कड़ी में जोड़ा जाता था। ठीक है, तो इस तरह दोनों प्रकार के पत्थर के और तांबे के अभिलेख जो है वो आप देख सकते हो ये किस तरह से होते थे। अब देखिए, ये काल रेखा है, इसमें प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक विकास की बातें हैं। लगभग 600 से 500 ईसा पूर्व में धान की रोपाई की गई, गंगा घाटी में नगरीकरण प्रारंभ हुआ, महाजनपद बने और आहत सिक्के जो है अस्तित्व में आए। ये 600 से 500 ईसा पूर्व के मध्य की बात है। 500 से 400 ईसा पूर्व में मगध के शासकों की सत्ता पर पकड़ हो गई, क्योंकि मैंने बताया था आपको, पहले हर्यक वंश था, उसके बाद में फिर शिशुनाग वंश था, फिर नंद वंश था, और उसके बाद फिर मौर्य वंश था। और धीरे धीरे आप देख रहे हो कि साम्राज्य का विस्तार होता चला गया था। 327 से 325 ईसा पूर्व में सिकंदर, जो यूनान का शासक था, उसने भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन ये आक्रमण भारत के पश्चिमोत्तर सीमा तक ही रहा और वहीं उसकी सेना एक युद्ध पोरस के साथ, कश्मीर के शासक पोरस के साथ जब उसका युद्ध हुआ तो उसकी सेना जो है घबरा गई और उसमें भारत में बढ़ने से मना कर दिया, भारत के अंदर आने से मना कर दिया, और इस तरह से सिकंदर जो है वापस लौट गया। 321 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण किया गया, 321 ईसा पूर्व में, और 272 से 268 यानी 4 साल तक अशोक ने सत्ता पाने के लिए संघर्ष किया, और 268 से 231 ईसा पूर्व तक अशोक ने अपना शासन चलाया था। 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया, क्योंकि अशोक ने अपने वंशजों से कह दिया था कि कोई भी तलवार अस्त्र नहीं उठाएगा। तो अस्त्र शस्त्र न उठाने के कारण सेना और शासक दोनों ही जो है युद्ध विद्या में निपुण नहीं रहे और जो है साम्राज्य जो है नष्ट हो गया।
अब 200 से 100 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर में शक शासक आए, ठीक है, और दक्षिण भारत में चोल, चेर व पांड्या आए, और दक्कन में सातवाहन शासक आए थे जो ब्राह्मण शासक थे। लगभग 100 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक ये 300 वर्ष का काल है। इसमें पश्चिमोत्तर के शक जो है वो मध्य एशिया से आए थे, ठीक है, और रोमन व्यापार में भी इस पीरियड में शुरू हुआ था रोमन साम्राज्य के साथ, और सोने के सिक्के भी इसी काल में बनवाए गए थे। 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था, जो कुषाण शासक कनिष्क था, जिसकी राजधानी पुरस्पुर यानी आजकल पेशावर में थी, ठीक है। तो इस कनिष्क का राज्यारोहण जो है 78 ईस्वी में हुआ था। और लगभग 100 से 200 ईस्वी में सातवाहन और शक शासकों द्वारा भूमि दान के अभिलेखीय प्रमाण है। इन्होंने भूमि दान किया था, इस बात के अभिलेख मिलते हैं। 320 ईस्वी में गुप्त शासन का आरंभ हुआ था, श्रीगुप्त ने किया था। श्रीगुप्त का पुत्र 335 से 375 तक समुद्रगुप्त था, जिसके दरबारी कवि हरसेन ने अशोक के इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के ऊपर इसकी प्रशंसा में प्रशस्ति लिखी थी संस्कृत भाषा में। उसे इलाहाबाद प्रशस्ति कहा जाता है, ठीक है। 375 से 415 ईस्वी तक चंद्रगुप्त द्वितीय दक्कन में बाकाटक, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है गुप्त सम्राट था, इसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। इसी का लोह स्तंभ महरौली में लगा हुआ है। महरौली में जो कुतुब परिसर है वहां पर इसका अभिलेख लिखा हुआ है। और बाकाटक राज्य भी था, क्योंकि इसी की पुत्री बाकाटक राज्य में ब्याही थी। इसके बाद देखिए लगभग 500 से 600 ईस्वी में कर्नाटक में चालुक्यों का उदय हुआ और तमिलनाडु में पल्लवों का उदय हुआ। तो पल्लव शासक तमिलनाडु में आए और कर्नाटक में चालुक्य वंश का उदय हो गया था। 606 से 647 में कन्नौज के राजा हर्षवर्धन, कन्नौज में राजा हर्षवर्धन बना, और इसी समय में चीनी यात्री हुएनसांग भी भारत आया था, जिसने हर्षवर्धन के साम्राज्य के बारे में और उस काल के भारत के बारे में अपनी पुस्तक में लिखा है। उससे पहले ये जो गुप्त शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, इनके काल में भी फाहियान आया था, वो भी एक चीनी यात्री था, ठीक है। तो फाहियान ये 5वीं सदी में आया था और हुएनसांग 7वीं सदी में आया था, ठीक है। और 712 में एक नई घटना हुई। इस्लाम धर्म के जो शासक थे खलीफा, उनके सैनिक सरदार मोहम्मद बिन कासिम ने भारत की सीमा जहाँ सिंध प्रांत है वहाँ के राजा दाहिर को हरा करके वहाँ अपना राज्य स्थापित किया, और इस तरह से इस्लाम जो है 712 ईस्वी के बाद भारत में प्रवेश करने लग गया था। इस प्रकार ये जो पाठ है, ये आज इसके तीनों पार्ट जो है समाप्त होते हैं। देखिए, इन पाठों को ठीक से पढ़ करके समझते रहिए। बाकी प्रश्नोत्तर आपके एग्जाम से पहले मैं दोबारा ये प्रश्नोत्तर जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं वो मैं दोबारा से आपके साथ डिस्कस करूँगा। अभी इन पाठों को पढ़ करके अपनी नॉलेज बढ़ाइए और नॉलेज को बहुत ज़्यादा मजबूत कीजिए। एक बार में यदि कोई बात समझ में नहीं आती तो बार बार वीडियो देखिए और उसे समझने का प्रयास करिए। जय हिंद, राष्ट्र प्रथम।